सोचिए एक ऐसे देश जो 40 साल पहले तक दुनिया के पीछे छुटा हुआ था और आज वही देश दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री में से एक बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की। लेकिन सवाल ये है, चाइना कैसे दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन गया? The country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic powerhouse. It's a rough road to recovery for China's economy. China's economy lost momentum, posing mounting risk to the government's Of economic data showing that the economic situation in China might be worsening. Most, if not all, major metrics missing forecast, putting the government's full-year growth target of about 5%. कैसे उसने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए दुनिया के हर कोने में माल बेचना शुरू किया और कैसे उसके मेड इन चाइना प्रोडक्ट हर घर के हिस्सा बन गया। यही नहीं, चाइना अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी दुनिया का सबसे बड़े प्लेयर में से एक है। आपने 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में भी सुना होगा। ये सब इनोवेशन में चाइना आगे है। लेकिन एक सवाल आपके अंदर से जरूर आ रहा होगा, क्या चाइना की ये रैपिड ग्रोथ हमेशा के लिए प्रकार और अगर आगे चल के इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है इसका इम्पैक्ट दुनिया पर क्या होगा? आज हम जानेंगे चाइना की ग्लोबल स्ट्रेटेजी के बारे में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर ग्लोबल ट्रेड वार तक चाइना का रोल सिर्फ इकोनॉमिक तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी में भी है। ये सब कैसे हो रहा है और क्यों? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे चाइना अपने छोटे गांव से लेकर ग्लोबल सुपर पावर तक सफर तय किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या चाइना दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बनने वाला है? तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि चाइना कैसे दुनिया का रूल चेंज कर रहा है और उसका इकोनॉमी क्या है, कहाँ से आता है और कैसे आता है, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज की ये वीडियो में चाइना की अनसुनी कहानी आप सुनने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। China is the world's second largest economy and the biggest importer. But 40 years ago, it was a poor, largely rural nation, with at least 30% of its population living in poverty. That started to change in 1978, when China launched major economic reforms. आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ 40 सालों में पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से एक स्ट्रगलिंग नेशन से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने का सफर तय किया है। लेकिन ये सफर कैसे हुआ, कितना चैलेंज करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए चाइना को? देखिए, ये सफर चाइना के लिए इतना आसान नहीं रहा है। आइए ये समझते हैं एक आसान तरीके से और एक आसान भाषा में। साल 1978 में डेंग सियोपिंग ने चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया। इसका मतलब ये था कि चाइना ने अपने पुराने पॉलिसी को बदल दिया और फॉरेन बिजनेस को अपने मार्केट में एंट्री देने लगा। देखो, एक स्कूल जो अपने सिर्फ लोकल स्टूडेंट को ही एडमिट करता है, अगर वही स्कूल सडनली डिसाइड करे कि वो पूरे सिटी के स्टूडेंट को एडमिशन देगा तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएगा और वो स्कूल और भी ज्यादा ग्रो करेगा। सेम चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन कर दिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्ट किया। आज चाइना वही दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ये देश हर टाइप का प्रोडक्ट बनाता है, जैसे स्मार्टफोन, क्लोथ और टॉय और भी बहुत कुछ। आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। बल्कि यही पॉइंट नहीं, मेरे वीडियो में जितना भी पॉइंट होगा वो सबको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोगों को समझने को और भी आसान होगा। अगर आपने एक न्यू मोबाइल खरीदा है तो ज्यादा चांस है कि वो चाइना में बना होगा, क्योंकि उस स्मार्टफोन में कहीं ना कहीं पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा। ये चाइना की ग्लोबल सप्लाई में एक पावरफुल प्लेयर बनता है और दुनिया भर के बिजनेस के अपने प्रोडक्ट के लिए चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है। चाइना का BRI का मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रोड, रेलवे, पोर्ट को बिल्ड किया है। सोचिए एक लार्ज मॉल जो अपने लोकल एरिया से बाहर जाके और सिटी में अपने स्टोर ओपन कर रहा है। इससे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करता है और ज्यादा कस्टमर तक पहुंचता है। अगर आपके प्रोडक्ट लोकल एरिया में जितना भी सेल हो रहा है, अगर उससे 2 गुना ज्यादा सिटी एरिया में सेल होगा तो आपके स्टोर कितना ग्रो करेगा, आपके प्रोडक्ट कितना लोग इस्तेमाल करेगा। अब देखो, चाइना भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी को इनहांस कर रहा है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में चाइना भी हर दुनिया का एक लीडर मान सकते हो, जैसे 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाइना की कंपनी जैसे हवाई और अलीबाबा इस टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर रही है और दुनिया भर में अपनी फुटप्रिंट एक्सपांड कर रही है। चाइना की ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी में भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। साउथ चाइना सी और ताइवान की इशू इंटरनेशनल न्यूज में हमेशा आता है। सोचिए एक ऐसे स्कूल जो अपने रूल दूसरे स्कूल पर इम्पोज करना चाहता है, जो मेरे स्कूल के रूल में जो रेगुलेशन है, जो रूटिंग है, वही दूसरे स्कूल में भी होना चाहिए। चाइना भी अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के यूज करके ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रही है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। चाइना को अपनी एगेन पॉपुलेशन, हाई डेप्थ, लेबर और इन्वायरमेंटल इशू जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा।
जैसे एक स्टूडेंट जो एग्जाम और असाइनमेंट के साथ स्ट्रगल करता है, चाइना को भी अपनी ग्रोथ के साथ साथ इन चैलेंज को टैकल करना होगा। चाइना की इकोनॉमिक ने रैपिड ग्रोथ देखा है और आज जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुकी है। आने वाला समय में भी चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रांग उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंज है जो ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन आगे चलकर ये ग्रोथ स्लो हो सकती है। ये स्लो डाउन मेनली एगिंग पॉपुलेशन, हाई डेट लेवल और इकोनॉमिक रिबैलेंसिंग की वजह से हो सकती है। इमेजिन करें एक स्टूडेंट जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बहुत तेजी से पढ़ता है, लेकिन फाइनल ईयर में थोड़ी सी रिलैक्स करता है। वैसे ही चाइना का ग्रोथ रेट आगे चल के धीरे धीरे स्लो डाउन भी हो सकता है। चाइना के चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, एगिंग पॉपुलेशन से निपटने के लिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी और पेंशन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है। हाई डेट लेवल भी एक कंसर्न है और चाइना को अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डेट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। साथ ही चाइना अपनी इकोनॉमिक को एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ से कंजप्शन ड्रिवन ग्रोथ के तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसे सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड और पॉलिटिकल डायनेमिक के कॉन्टेक्स्ट में चाइना का रोल काफी इम्पोर्टेंट है। चाइना ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में एक मेजर प्लेयर बन गया है। जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो इंटरनेशनल मार्केट और ग्लोबल सप्लाई चेन को भी इन्फ्लुएंस करेगा। इमेजिन करें एक लार्ज कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड एक्सपांड करती है, वैसे ही चाइना अपने ट्रेड एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। चाइना की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के जरिए। ये इनिशिएटिव ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप कर रहा है। सोचिए एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, वैसे ही चाइना भी अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के जरिए ग्लोबल पॉलिटिकल को इफेक्ट कर रहा है। फ्यूचर में चाइना के पास इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ है जो उसे सुपर पावर बनाने में मदद कर रही है। लेकिन इस स्टैटस को अचीव करने के लिए चाइना को ग्लोबल चैलेंज और डोमेस्टिक इश्यू को भी इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। जैसे एक टफ एथलीट को जो अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करता है कि वर्ल्ड चैंपियन बन सके, चाइना को भी अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना होगा। अगर चाइना अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंज को सक्सेसफुल एड्रेस कर सकता है तो वो दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर बनने की पोजीशन में आ सकता है। और वही बात करें चाइना और इंडिया की, तो चाइना और इंडिया के बीच कई डिफरेंस है जो उनकी इकोनॉमिक और ग्लोबल पोजीशन को शेप करती है। ये डिफरेंस उनके ग्रोथ, पॉलिटिकल सिस्टम और ग्लोबल रोल को भी इफेक्ट करता है। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना ने लास्ट फ्यू डिकेड में रैपिड ग्रोथ देखा है और वही दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री भी है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ लार्जली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लीड पर डिपेंड करता है, जहां वो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोमोट करता है। चाइना का हाई स्पीड ट्रेन और न्यू पोर्ट उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ज्यादा ही मदद करता है। और वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इकोनॉमिक भी ग्रो कर रही है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है। इंडिया का ग्रोथ मॉडल सर्विस और डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस्ड है। और वही पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, चाइना एक सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट है, जहां एक ही पार्टी है, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिटीज पार्टी, देश की गवर्नेंस को कंट्रोल करती है। इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सेंट्रलाइज होती है, जिसे रैपिड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल होता है। और वही बात करें इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को, तो आप लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम और रेगुलर इलेक्शन होती है। पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन मल्टी स्टेक होल्डर और डिवीजन ओपिनियन के थ्रू बनती है। अब डेमोग्राफिक के बात करें, चाइना की पॉपुलेशन एगेनिंग हो रही है और वर्क फोर्स श्रिंकिंग हो रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण। ये इकोनॉमिक पॉपुलेशन फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वर्क फोर्स छोटी हो रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन यंग और ग्रोइंग है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक पोटेंशियल एडवांटेज है। इंडिया की लार्ज यंग पॉपुलेशन और राइजिंग मिडिल क्लास एक स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स और कंज्यूमर मार्केट क्रिएट करता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस रैपिडली ग्रोथ करता है, खासकर BRI और मिलिट्री के जरिए। ये चाइना को ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिकल लैंडस्केप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने में मदद करती है। इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, लेकिन चाइना की तरह लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल में नहीं। इंडिया रिलीजन लीडरशिप और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर फोकस करता है। अब इंडिया का कंक्लूजन ये निकलता है, चाइना और इंडिया के बीच ये डिफरेंस उनके इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल सिस्टम और ग्लोबल रोल्स को डिफाइन करता है। चाइना का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेंट्रलाइज गवर्नेंस को कांस्टेंट में, इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम और सर्विस ओरिएंट इकोनॉमिक के डिस्टिंक्ट पाथ फॉलो करती है। अब ये दोनों देश की बात करें तो चाइना कहाँ एक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है और इंडिया अभी तो टॉप 5 में भी नहीं है।
क्योंकि मैं इसलिए कंपैरिजन कर दिया चाइना कितने हमारे लेवल से आगे है। तो